हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आउट ऑफ 10 से 12 मार्क्स की वेटेज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा फाइनेंशियल डिसीजंस, थर्ड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, और साथ में लास्ट है हमारी वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल तुम इस वर्ड से ही मीनिंग ओरिजिनेट कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फंड्स को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और फंड्स की बहुत कम वेस्टेज हो। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारी कोई केस स्टडी आए। अगर आती है तो वो आएगी हमारे डिसीजन से, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात कर रहा है, फाइनेंसिंग, या फिर डिविडेंड डिसीजन के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज क्यों किया जाता है, या उसको मैनेज करने का कारण क्या है, उसका रोल क्या है? तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट। जब तक हम फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हमें कितने फिक्स एसेट खरीदने हैं, कितना पैसा उस पर लगाना है। ना हमें करंट एसेट का पता लग पाएगा कि करंट एसेट में हमें कितने फंड को यूज करना है। थर्ड हमारा रोल है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का कितना प्रपोर्शन रखना है। इट मीन्स कितना फंड मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ओरिजिनेट करना है और कितना फाइनेंस मुझे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ओरिजिनेट करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें हमें सोर्सेज देखना है कि कौन से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज से हमें फंड ओरिजिनेट करना है। तो कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म में हमारे इक्विटी आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा कि हम ये डिसाइड करें कि कौन से सोर्सेज से हमें फंड को रेज करना है। और लास्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के अलग अलग आइटम्स को भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। पैसे को हम बहुत सारे रीजन की वजह से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो आंसर विल बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना है। इट मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हमें शेयर होल्डर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसे हमें इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में। तो हमारे 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड हमारा है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें फंड को कौन से असेट में इन्वेस्ट करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इट मीन्स हाउ द फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स में इन्वेस्ट करना है फंड को, और उस लॉन्ग टर्म सोर्स को हम कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा हमारे फैक्टर्स से, कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो इन्वेस्टिंग डिसीजन को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे कैश से इनफ्लो कितना होने वाला है और आउटफ्लो कितना जाने वाला है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा।
अगर हमारे पास इनफ्लो अच्छा होगा तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं असेट में, और उस असेट में करेंगे जो हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगा। सेकंड है हमारा जो फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जिसमें हम जिस असेट में हम इन्वेस्ट करने वाला है वो हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा। ज़्यादा देगा रेट ऑफ रिटर्न तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इसमें हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो भी एक फैक्टर है जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब ये डिटरमाइन करना कि कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स से हमें फंड को ऑब्टेन करना है। तो कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स को ऑब्टेन करेंगे, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। जिस सोर्स को लेने में खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम रहेगा, हमें उसको ही तो ऑब्टेन करेंगे। तो पहला फैक्टर कॉस्ट है। जिसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा उसको हम चूज़ नहीं करेंगे, जिसमें कम रिस्क रहेगा हम उसको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, फंड को रेज करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, प्रमोशन में खर्चा हो गया, वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट है। जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा रहेगा हम उसको कम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन, सेम वही चीज़ होती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हम देखेंगे कि किसमें हमें ज़्यादा पैसा अंदर आने वाला है, कहाँ से पैसा कितना बाहर जाने वाला है। नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन, हम कंट्रोल को देखेंगे कि कंट्रोल हमें ओवरऑल कंट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसमें हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, लाइक इक्विटी में ज़्यादा कंट्रोल होता है शेयर होल्डर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फैक्टर अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट हमारे कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स जो डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि हमारा अर्निंग का कितना अमाउंट है। अगर हमारा अर्निंग ज़्यादा रहेगी तो हम डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे, अर्निंग कम रहेगी तो हम डिविडेंड कम पे करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग अगर हमारी स्टेबल रहेगी तो हम रेगुलरली डिविडेंड पे करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर हमारी पॉलिसी है कि हमें डिविडेंड को स्टेबल रखना है तो हम डिविडेंड रेगुलरली पे करेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर हमें लग रहा है कि आगे हमें और ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं तो उस केस में हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे बजाय कि हम डिविडेंड को पे करेंगे। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। तो हमारी गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती रहती है। जब कई टैक्सेशन पॉलिसीज़ में ऐसा होता है कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमारी कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर टैक्सेशन पॉलिसी हमारी फेवरेबल रहेगी तो उस केस में हम डिविडेंड पे कर देंगे, और टैक्सेशन पॉलिसी अनफेवरेबल रहेगी तो हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, जो हमारा सिमिलर है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग दो वर्ड से बना है। फाइनेंशियल मीन्स पैसे से रिलेटेड और प्लानिंग मीन्स प्लान करना, कि पैसे के बारे में हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के फंड के बारे में एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम डिसाइड करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशंस क्या रहेंगे। अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकंड, हम फाइनेंस से रिलेटेड सारी पॉलिसीज बना देंगे। और थर्ड है फाइनेंस का पूरा प्रोसीजर डिफाइन कर देंगे। प्रोसेस के बारे में मेजरली पूछा नहीं जाता है, बट एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं, ताकि हमारे पास टाइमली फंड्स अवेलेबल हों, जब भी हमें ज़रूरत हो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हों, इसीलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और दूसरा कि हम अननेसेसरीली फंड्स को रेज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और हम ज़्यादा फंड रेज करके अपने पास रख लेंगे जो वेस्ट ही होंगे और हमें उन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है तो इनमें से कुछ आ जाएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सप्लेन कीजिए अलॉन्ग विद इट्स इम्पॉर्टेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है।
फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर सकते हैं, हमें फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉपरली सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट रहेंगी, प्रेजेंट को हम फ्यूचर के साथ लिंक कर सकते हैं और फाइनेंस पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल रहेगा अलॉन्ग विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब आगे की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।